गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड चैप्टर विशेष अपकृत्य व दायित्व। विशेष अपकृत्य व दायित्व देखिए, विशेष अपकृत्य में उपेक्षा, उपताप, अतिचार, हमले, लापरवाही व उत्पादों की देयता तथा भावनात्मक संकट की जानबूझकर अवहेलना करना, मानहानि, गोपनीयता पर हमला व आर्थिक तनाव जैसे मामले विशेष अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। मतलब कौन कौन से? उपेक्षा, उपताप, अतिचार, हमले और लापरवाही। ठीक है। अपकृत्य कानून का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ित पक्षों को दूसरों के कारण होने वाली जो हानि होती है उससे राहत प्रदान करना है। ठीक है। और नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों पर दायित्व लागू करना, और जिनका मतलब नुकसान होता है तो उनको जिस पक्ष द्वारा उनका नुकसान किया गया है, हानि की गई है, उनको उनसे क्षतिपूर्ति करवाना। ठीक है, कंपनसेशन दिलवाना। अब बात करते हैं हम उपेक्षा की, जो कि पहला विशेष अपकृत्य है हमारा। कानूनी भाषा में नेग्लिजेंस उपेक्षा से तात्पर्य लापरवाही पूर्वक कार्य करने या परिस्थिति की गंभीरता को ना समझना है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक का कोई कार्य करता है, मतलब बहुत ही केयरलेस तरीके से कोई कार्य करता है और जानबूझकर मतलब उस गलती को वो करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उपेक्षा कहते हैं। ठीक है। उपेक्षा के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो उपेक्षा के आवश्यक तत्व हैं सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य, कर्तव्य का वादी के प्रति होना, कर्तव्य उल्लंघन और वादी का क्षतिकारित होना। ठीक है। अब हम बात करेंगे उपताप की। उपताप होता क्या है? ऐसे दोषपूर्ण कार्य जो किसी व्यक्ति के प्रति अवैधानिक तरीके से उपभोग हुआ कुछ मामलों में व्यवधान उत्पन्न करके उपयोग किया गया हो, उपताप कहलाता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण, कंपन, ऊष्मा, जल विद्युत उत्खनन, ये हमारे क्या हैं? उपताप हैं। ठीक है। उपताप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लोक उपताप और आपका व्यक्तिगत उपताप। लोक उत्पाद की श्रेणी में क्या आता है? जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, कंपन हो गया, ये सब। बट व्यक्तिगत उपताप क्या होता है? जो निजी होता है, प्राइवेट उपताप होता है। ठीक है। अतिचार, अतिचार अपकृत्य विधि का ही एक भाग होता है। ठीक है। अतिचार के प्रकार क्या क्या होते हैं? आक्रमण, मारपीट, गलत कारावास। ठीक है। ये सब चीज़ क्या होती है? एजल्ट, बैटरी, ये सब चीज़ें क्या किस श्रेणी में आते हैं? अतिचार की श्रेणी में। और अतिचार से बचाव क्या क्या है? सहमति, ज़रूरत, आत्मरक्षा, झूठे कारावास की रक्षा। ठीक है। अब बात आती है मानहानि की। मानहानि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। विनफील्ड के अनुसार मानहानि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन हैं जिससे समाज की दृष्टि में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है, वे लोग उससे घृणा करने लगते हैं, कतराने लगते हैं। मीन्स क्या कि भाई किसी व्यक्ति के प्रति झूठे कथन ऐसे होते हैं वो जो उसकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, उसके मान सम्मान को क्या करते हैं? ठेस पहुंचाते हैं, और समाज में उसे इस तरीके से साबित कर देते हैं कि हाँ भाई, जैसे इसने भाई ये ऐसा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, इसने ये कार्य किया है, या उसकी बुराई करना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मानहानि के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है। अब मानहानि होती है आपकी 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? अपलेखन और अपवचन। अपलेखन की श्रेणी में क्या आता है? जब हम लिखकर किसी की मानहानि, उपेक्षा करते हैं। ठीक है। और अपवचन क्या होता है? जब हम मौखिक रूप से बोलकर उसके प्रति ऐसे कथन बोलते हैं जिससे उसकी मान सम्मान को ठेस पहुँचे, मतलब गलत कथन। ठीक है। मानहानि के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कथनों का हानिकारक होना, प्रकोक्ति, शब्दों या कथनों का प्रकाशित किया जाना, सत्य कथन प्रकाशित करने का औचित्य। ठीक है। अब बात आती है हमारी प्रतिनिधिक दायित्व की। किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके किए हुए कृत्यों के लिए विधि के सामने उसे उत्तरदायी ठहराना। मीन्स क्या भाई? कि किसी व्यक्ति द्वारा किए हुए ऐसे कार्य हैं जिनको मतलब जो विधिपूर्ण नहीं है, विधि के जो नियम हैं उनका वो उल्लंघन करते हैं। ठीक है। तो उन कथनों को, उन व्यक्ति के कार्यों को समाज के सामने और एक कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना।
क्या होता है, हमारा प्रतिनिधित्व दायित्व होता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व दायित्व 2 टाइप्स का होता है आपका, कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व। वही एलएलएम में हमारा ये टॉर्ट में चैप्टर था प्रतिनिधित्व दायित्व वाला, जिसमें कठोर दायित्व का भी पूरा चैप्टर पूरा मतलब डिफाइन किया हुआ था, पूर्ण दायित्व का भी था, है ना। वैसे तो सारा ये जो अतिचार, उपेक्षा, मानहानि, ये सभी चीज़ें सभी ये हमारे एलएलएम में टॉर्ट में अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, है ना। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कठोर दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि आशय व उपेक्षा के अभाव में भी किसी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ भाई व्यक्ति को पता ही हो और व्यक्ति की गलती हो तभी उसको कठोर दायित्व, तभी उसको मतलब ये ठहराया जाए कि हाँ उसका गलत कार्य है, ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति को इस बात की नॉलेज भी ना हो कि उसके द्वारा जो किया हुआ कार्य है या उसके मतलब पीछे से ऐसा कार्य हो रहा है, मतलब वो है भी नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो भी अगर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए उसको दायी ठहराया जाएगा। जैसे ऐसा केस क्या था, भोपाल में मेथिल आइसोसाइनेट गैस का जब रिसाव हुआ था, तो उसमें क्या था कि जो ऑनर था उस फैक्ट्री का, तो उसको ही ब्लेम किया गया। क्यों? क्योंकि जो वो उसमें गैस का रिसाव कराने का कोई गंतव्य शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसे क्यों कराया? क्योंकि उसकी ही लायबिलिटी बनती थी कि भाई वो जो है वो कार्य है उसे पूर्ण रूप से अगर ध्यान रखता, जो उसके जूनियर भी थे, तो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं एक फैक्ट्री में, तो उनको भी मतलब अगर वो सही से स्ट्रिक्टली रखता तो ऐसा कुछ कार्य होता ही नहीं। ठीक है, ऐसी पूर्ण दायित्व होता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, पूर्ण दायित्व का। सबसे पहली बार यूज़ कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और हाँ, ये जो था आपका कठोर दायित्व, इसे सबसे पहले 1868 में ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड सभा द्वारा रिलायंस वर्सेस फ्लैक्चरवाद में यूज़ किया, प्रतिपादित किया गया था। किसे? कठोर दायित्व के सिद्धांत, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत को। अब क्या था पूर्ण सिद्धांत में, क्या था पूर्ण दायित्व में? इस सिद्धांत में व्यक्ति द्वारा भले ही गलती जानबूझकर की गई हो या त्रुटिवश, इसमें व्यक्ति को कोई बचाव उपलब्ध नहीं होता। मतलब कोर्ट द्वारा उसे कोई भी सेल्फ डिफेंस नहीं मिलता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, जब ऐसी कार्य विधिविरुद्ध होता है, वह दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाता है और क्षतिपूर्ति करने के लिए वह दायी होता है, तब हम उसे व्यक्ति का पूर्ण दायित्व कहते हैं। चलिए, धन्यवाद।